भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। वाजपेयी जी, कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध देखने को मिला, देश भर में विरोध हुआ, पंजाब में ज़्यादा विरोध हो रहा है और आज पंजाब के विधानसभा में प्रस्ताव भी पेश किया गया इस कानून को खारिज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। सोनिया गांधी ने पहले ही चिट्ठी लिखा था अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को कि इस कानून को वो ख़त्म करें। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये सारा कुछ राजनीतिक कारणों से हो रहा है। तमाम सारी ये विपक्षी पार्टियां कांग्रेस समेत हताश है, निराश है। जनता ने इन्हें सभी मोर्चों पर ठुकराने का काम किया है और इस निराशा में इनके पास कोई भी सरकार के विरोध का अवसर नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार इतने लोक कल्याणकारी काम कर रही है जिसके चलते इनको कहीं पर भी अपनी दाल गलने का इनको अवसर नहीं मिलता है। तो इनको लगता है कि इस कानून से हम किसानों को कहीं गुमराह करने का काम कर लेंगे और यही काम ये तमाम सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर कांग्रेस के नेतृत्व में कर रही हैं कि कृषि कानून, जो कृषि विधेयक आए हैं, इनका विरोध करने को। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, इन कृषि विधेयकों में ऐसी कौन सी बात है जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान अपने उत्पादों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, चाहे मंडी में बेचे, चाहे ज़िले में बेचे, ज़िले के बाहर बेचे या प्रदेश के बाहर बेचे, जहाँ भी उसको अच्छी कीमत मिले। तो किसान के ऊपर जो अंकुश रहता था, आप देखो महाराष्ट्र में प्याज सड़ता था और दिल्ली में, हरियाणा में प्याज की कीमत 80 रुपये किलो हो जाती थी और लोग लेने को मजबूर होते थे और वहाँ का किसान बर्बाद होता था। हमारे यहाँ कन्नौज में, इटावा में, फर्रुखाबाद में आलू होता था, लेकिन आलू वेस्ट बंगाल में उसकी मांग होती थी, लेकिन यहाँ का किसान उसे नहीं भेज पाता था, प्रतिबंध लग जाते थे। लेकिन अब किसान स्वतंत्र है, अपने उत्पादों को जहाँ उसको अच्छा कीमत मिले, अपने लाभकारी मूल्य मिले, वहाँ बेचने के लिए, वहाँ भेजने के लिए, चाहे मंडी में हो या मंडी के बाहर हो, चाहे प्रदेश के बाहर, अब उसके ऊपर कोई सीमा नहीं है, प्रतिबंध नहीं। तो एक तरह से किसान को ये स्वतंत्रता मिली है कि अपने बिचौलियों से मुक्त होकर बजाय अड़तियों के माध्यम से उसे जहाँ अच्छी कीमत मिलेगी उनको बेचेगा। और दूसरी बात जो गुमराह करने की कर रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि हम एमएसपी को निरंतर जारी रखेंगे, एमएसपी पर खरीद भी होती रहेगी। जो हमारा समर्थन मूल्य है उसके ऊपर सरकार की आवश्यकता जितनी है उसके अनुरूप खरीद होगी और जो लोगों की आवश्यकता के, लेकिन उससे अलावा भी अतिरिक्त अगर उसको ज़्यादा कीमत मिलती है, वो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा उसे किसान को कहीं मिलता है तो वहाँ वो बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, और नहीं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ तो सभी किसानों को मिलेगा ही। तो एक तरीके से इस कानून के बनने के बाद किसान को एक दोहरी स्वतंत्रता हो गई है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचे, अगर उससे उसे ज़्यादा कहीं कीमत मिलती है। और सरकार का उद्देश्य भी एमएसपी लगाने का यही होता है कि हम कृषि किसानों के उत्पादों को, कृषि उत्पादों को कम से कम न्यूनतम मूल्य दिला सकें, और उससे अपेक्षा सरकार की रहती उससे ज़्यादा मूल्य बाजार में उसको मिले। तो उस पर अब कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई ले भी नहीं होगी कि सरकार की बंदिश नहीं है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही बेचना पड़ेगा। अगर किसान को उसकी उपज का अच्छी कीमत कहीं दूसरी जगह मिलती तो बेचने को स्वतंत्र होगा। इन सब के बीच में एक बड़ी बात ये भी है, अगर सरकार प्रस्ताव को खारिज करती है पंजाब की, तो क्या उनको ऐसा लाभ नजर आ रहा है कि इससे क्या उनको फायदा मिलेगा प्रस्ताव को खारिज करने से, रद्द करने से? केवल 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 मैंने कहा, केवल राजनीति उस पर हो रही। और अगर आपने देखा होगा, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है कानून बने, लेकिन कोई मोमेंटम नहीं गेन कर पा रहा। केवल जहां कांग्रेस सरकारें हैं, जहां जिन राज्यों में या कांग्रेस समर्थित सरकारें, वहीं छुटपुट थोड़ा बहुत ये लोग कर रहे हैं। बाकी पूरे देश में किसानों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया है और राजनीतिक कारणों से वहाँ होड़ लगी हुई है विरोध की। जैसे पंजाब में आज अकाली दल भी, क्योंकि जब ये उसका विरोध कर रहे हैं तो अकाली दल भी किसानों की पार्टी रही है, तो उनको भी। तो आज केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है। और सच्चाई अगर इन विरोध करने वाले नेताओं से पूछी जाए, इन विधेयकों के बनने के बाद किसान का हित हुआ है कि अहित हुआ है। और इन विधेयकों के प्रस्ताव अगर आप देखें कि जो 2019 का कांग्रेस का घोषणा पत्र था, इन विधेयकों को लाने का, उसमें उन्होंने किया था, जनता को आश्वस्त किया था अगर हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो हम एक कृषि कानून लाएंगे और किसान को स्वतंत्रता देंगे कि अपने उत्पाद को देश में कहीं भी बेच सकता है। तो अब अगर उनकी सरकार नहीं बनी, जनता ने उन्हें नकार दिया, और जो सरकार बनी उनके ही घोषणा पत्र के, उनके एजेंडे को लागू किया, तो आज उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मतलब ये कहा जाए कि किसानों को कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है, अपने ही लोगों से धरना प्रदर्शन करा रही है अपने राज्यों में, केवल अपने राज्यों में अपने लोगों से,
और केवल उनकी सरकार के प्रभाव का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती किसान के नाम पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़क पर लाने का काम कर रही। कहीं किसान इससे आंदोलित नहीं है, न किसान अच्छी तरह समझ रहा है कि मोदी जी का जो भी कृत्य है देश के किसानों के हक में है, और मोदी जी का जो संकल्प है कि 2022 तक किसानों की आय को हमें दुगना करना है, उसके लिए हम अगर कृषि उत्पादों की कीमत अच्छी नहीं दिलाएंगे, किसानों की उपज को नहीं बढ़ाएंगे, किसानों का डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे उनकी फसलों का, तो किसानों की आय कैसे दुगनी होगी। और उस दिशा में ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आज आप देखें दूसरा कानून है कि छोटे छोटे हमारी खेत जोतें छोटी होती जा रही हैं, हमारे परिवार बट रहे हैं, जोतें छोटी हो रही हैं, और छोटी जोतें लाभकारी नहीं होती हैं। उनके ऊपर हम जो वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं कर सकते, कृषि उपकरण नहीं रख सकते, तो अब हमको ये स्वतंत्रता होगी, हम आसपास के लोग छोटी छोटी जोत के 50 लोग इकट्ठा होकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का एक संगठन बना करके और संयुक्त खेती उसकी कर सकते हैं, और उसमें जितना जिसका शेयर है और उसका जो लाभ होगा वो सबको बराबर होगा। उसमें हम ट्रैक्टर भी रख सकते हैं, दूसरी मशीनें भी रख सकते हैं, और हम तमाम उन उद्योगों से सीधी बात कर सकते हैं जो उत्पाद हमारा होने जा रहा है उसका हम उत्पादन से पहले ही उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं कि इस कीमत पर हमारा जो तैयार होगी फसल हम बेचेंगे, और अगर आपको तैयार हो तो उससे किसान को दोहरा लाभ होगा। एक तो उसकी लागत कम होगी, क्योंकि कई अभी छोटे छोटे में पूरा परिवार उसी में लगा रहता है, अब किसान खेती के साथ साथ और दूसरे भी काम कर सकेगा, क्योंकि उसका एक तरह से कलेक्टिव फार्मिंग हो जाएगी। तो ये कलेक्टिव फार्मिंग का बहुत दिन से एक चर्चा हो रही थी, लेकिन एक बड़ा निर्णय हुआ है, सरकार ने किया, और किसान को मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। अगर आप देखें, आपके फर्रुखाबाद में आलू की खेती आसपास होती है इन जिलों में, आलू के ऊपर अगर कोई उद्योग लगता है और हमारा आलू किसान पहले तय कर लेता है कि अगर हम आपकी ये फसल हमारी तैयार होगी तो हम इस कीमत पर आलू देंगे, तो अगर आप तैयार हो तो हमसे एग्रीमेंट करें, फिर बाजार भाव चाहे कम हो या ज़्यादा किसान को वो कीमत देने के लिए वो कंपनी बाध्य होगी। हमारा आलू सड़ेगा भी नहीं, हमारा ज़्यादा कीमत में बिक जाएगा, और जब हमें मालूम हमारी किसान की हमारे उत्पाद की ये कीमत मिलने वाली है तो हम अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें इनपुट भी ज़्यादा लगाएंगे, जिससे ज़्यादा उत्पादन हो और उससे किसान की आय बढ़ेगी। तो इस तरह से किसान को एक गारंटी हो जाएगी कि हमारे आज ऐसा है कि मान लिया कि अगर बाजरा की फसल ज़्यादा हो गई, बाजार का भाव गिर गया, अगर अभी मक्का की फसल ज़्यादा हो गई, मालूम हुआ बाजार में मक्का कोई खरीदार नहीं, लेकिन जब मक्का पर आधारित उद्योगों से हमारा पहले ही मसौदा तय हो जाएगा, इस कीमत पर फसल में आप मक्का हमारा खरीदेंगे, तब हम मक्का का उत्पादन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जिससे हमारा लाभकारी हो। तो किसान को अंधेरे में नहीं होगा। अभी किसान बेचारा पैदा करता रहता है, पता नहीं उसको क्या भाव मिला। धान अगर ज़्यादा तैयार हो गया है तो धान की कीमत लड़कियों ने गिरा दी। आखिरी सवाल है सर मेरा, एक आखिरी सवाल है। बिहार विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में 6 दिनों में तकरीबन 18 रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले। आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार जाने से? देखिए, जहाँ तक योगी जी का सवाल है, योगी जी मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के मजबूत जनाधार के व्यक्ति हैं, उनका देश भर में आकर्षण है। कहीं पर भी चुनाव हुआ है, आप देखें पिछले वर्षों में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है, योगी जी की मास अपील रही है, वहाँ जाके योगी। और बिहार तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जिला है, जहाँ गोरखपुर योगी जी का कर्म क्षेत्र रहा है, वहाँ से बिहार बिल्कुल सटा हुआ है, तो उनका तो प्रभाव पूरे बिहार में है। और जिस संप्रदाय को, जिस नाथ संप्रदाय से वो जुड़े हैं, उसका पूरे देश में फैलाव है। बड़े पैमाने पर भक्त हैं या उनके जो शिष्य हैं जो जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ योगी जी के जाने से, और 5 वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों में सरकार ने काम किया है, विकास के कामों को आगे बढ़ाया है, कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, वो भी एक योगी जी के साथ प्लस पॉइंट है। उनके जाने से एक ये विश्वसनीयता बढ़ती है कि जो सरकार बनेगी वो योगी जी की तरह मजबूती से काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये अशोक वाजपेयी जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार जाने पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ भी मिलेगा। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।